हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल पिस्टिप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ सप्लाई के ऊपर डिस्कस करूंगी। जब गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई किया जाता है तब जाकर उस पे जीएसटी लगता है। इसका मतलब जहां पे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई नहीं होता है वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे कि मनी और सिक्योरिटीज के सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि मनी और सिक्योरिटीज दोनों ही गुड्स या सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आता है। जहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ पे जीएसटी नहीं लग सकता है। सप्लाई में क्या क्या आता है, ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा, और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। इस सब के ऊपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 सप्लाई की बात करता है। इस सेक्शन का हेडिंग है स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कहता है फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। क्लॉज ए कहता है all forms of supply of goods or services are both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। इसका मतलब हर तरह का सप्लाई, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज के हो या दोनों का हो, किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बैटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, किसी भी फॉर्म में कर दिया हो या करने वाले हो, किसके द्वारा? बाय ए पर्सन, यानी किसी भी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। फॉर ए कंसिडरेशन, यानी समथिंग इन रिटर्न, उसके बदले कुछ लेने वाले हो। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तब जाकर इसे सप्लाई कहा जाएगा। सप्लाई एक वाइडर टर्म है, इसलिए सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सेल, ट्रांसफर, बैटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये सब सप्लाई के एक एक फॉर्म है। ब्रीफली कहें तो क्लॉज ए कहता है गुड्स या सर्विसेज या दोनों का इनमें से किसी भी फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे सप्लाई कहेंगे। साथ ही साथ जो सप्लाई कर रहे हैं या करने के लिए अग्री किए हैं, इन रिटर्न कुछ रिसीव किए हों इन टर्म्स ऑफ मनी और काइंड, फ्री में नहीं होना चाहिए, और ये बिजनेस के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और ये सब जिन पर्सन के द्वारा हो रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तब जाकर इसे सप्लाई माना जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं अपने घर के कुछ पुराने सामान को बेच देती हूँ, इसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलता है। इसे क्या सप्लाई कहा जाएगा? इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। भले ही सामान को बेचने के बाद मुझे इन रिटर्न कुछ पैसा मिला, तभी भी इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है और ये घर का सामान है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्लॉज ए को चलते हैं। इसे फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट किया गया था। ये कहता है द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये कहता है इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या कंपनीज या एलएलपी या एचयूएफ हैं, अगर वो अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विसेज देते हैं और उसके बदले कैश लेते हैं या डेफर्ड पेमेंट, यानी जिसको बाद में लेंगे, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन लेते हैं, उसे भी सप्लाई कहा जाएगा और इस सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। इसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन दिया है। ये कहता है फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transaction inter se shall be deemed to take place फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर। ये क्लैरिफाई करता है कि कोर्ट का कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो बॉडी ऑफ पर्सन्स या एलएलपी होता है, इसके जो मेंबर होते हैं
उन्हें अलग अलग दो सेपरेट पर्सन के जैसे माना जाता है और इनमें जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन किया जाता है उसे सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाता है। अब क्लॉज बी को डिस्कस करते हैं। ये कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये कहता है अगर कोई आउटसाइड इंडिया से कंसिडरेशन देके कुछ सर्विस लेता है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, तब भी उसे सप्लाई कहा जाएगा। लेकिन शेड्यूल 1 का पारा 4 कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसे सप्लाई कहा जाएगा। इसमें दो कंडीशंस है। ये कहता है जो सर्विसेज रिसीव की है वो रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए और बिजनेस के पर्पस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तब जाकर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उसे सप्लाई कहा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स का एक लीगल फर्म यूएसए में है और एक उड़ीसा में है। वो अपने बिजनेस के लिए लीगल असिस्टेंट यूएसए से ले रहा है, इसे यहाँ सप्लाई कहा जाएगा। अगर वो खुद के लिए कोई लीगल असिस्टेंट ले रहा है तो फिर इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो फिर इसे सप्लाई कहा जाएगा। जबकि सबसेक्शन 1 का क्लॉज भी कहता है बिजनेस हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसिडरेशन रहना जरूरी है। सबसेक्शन 1 का लास्ट क्लॉज सी कहता है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। क्लॉज सी कहता है शेड्यूल 1 में ऐसे कुछ एक्टिविटी स्पेसिफाई किया गया है जिसे विदाउट कंसिडरेशन से भी किया गया है या किया जाए तब भी उसे सप्लाई कहा जाएगा। अब सेक्शन 7(1)(a) को चलिए डिस्कस करते हैं। ये कहता है where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। ये कहता है सबसेक्शन 1 में जो एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहा गया है उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाए, इसके लिए शेड्यूल 2 को रेफर करना होगा। अब सबसेक्शन 2 को डिस्कस करते हैं। ये कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, क्लॉज ए कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और क्लॉज बी कहता है such activities or transactions undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services। ये कहता है सबसेक्शन 1 जो कहता है कहने दो। क्लॉज ए कहता है जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। इसका मतलब शेड्यूल 3 में जितने भी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन दिया गया है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 एक नेगेटिव लिस्ट है, इसे कभी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 ये तीनों ही शेड्यूल्स को मैं और किसी वीडियोस में एक एक करके एलाबोरेटली डिस्कस करूंगी। सबसेक्शन 2 का क्लॉज भी कहता है ऐसी कोई एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटीज का है जिसमें वो एज ए पब्लिक अथॉरिटीज एंगेज्ड हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफाई कर सकती है कि वो एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। जैसे कि पंचायत की एक्टिविटीज को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। अब सबसेक्शन 3 को डिस्कस करते हैं। ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 1A and 2, the government may, on the recommendations of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of services, or a supply of services and not as a supply of goods। ये कहता है सबसेक्शन 1, 1A और 2 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से नोटिफाई करके ये स्पेसिफाई कर सकती है कि किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा, या किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। गवर्नमेंट जीएसटी से रिलेटेड जब भी कोई डिसीजन लेती है वो सब जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही देती है। हमें देख के अगर लगता है कि कोई एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बल्कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तब हमें उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानना पड़ेगा।
वैसे ही अगर हमें कोई एक्टिविटी को देख के लगता होगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लेकिन अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, तब हमें उसे मानना होगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये था CGST एक्ट का सेक्शन 7। इसमें जितने भी सब सेक्शन है आज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जो 3 शेड्यूल्स है उसे मैं और कभी डिस्कस करूंगी। आपको और कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो उसे 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर दीजिएगा। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो फिर आप जरूर 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। उसके बाद आपके ऊपर लेट फी इम्पोज होगा। और एक बात, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और अभी तक आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। अगर आपने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया है लेकिन उसमें कुछ ट्रांजैक्शन को दिखाना भूल गए या कोई भी इशू है तब उसे 31 दिसंबर 2023 तक रिवाइज कर दीजिएगा। याद रखिए, रिवाइज रिटर्न फाइल के ऊपर कोई भी लेट फी नहीं लगता है, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल के ऊपर लेट फी लगता है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।